ठेवूया. वेलकम टू झारग्राम. थैंक यू कैसा सो रहा मच. आपका जर्नी? बहुत बढ़िया. आपका पैलेस बहुत ही बढ़िया लग रहा है. एंट्री बड़ी ग्रैंड, बड़ा खूबसूरत. The legend of Jhargram city says that around 1574, Raja Mansingh of Amer had come to Bengal. सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जयपुर के सवाई मानसिंह जी, जी, का सवाई मानसिंह जी का यहाँ से आमेर के उनका रिश्ता है जी झारग्राम यहाँ से. से है, क्योंकि हम उनके साथ आए थे, क्योंकि अच्छा. हमारे जो फाउंडर हैं सर्वेश्वर सिंह जी, जी जी जी. वो मानसिंह जी के सेनापति थे. राइट. तो हम लोग एक्चुअली चौहान क्लैन ऑफ राजपूत को बिलोंग करते हैं, और हमारा जो रूट है वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी से है. मानसिंह जी के साथ हम लोग 1574 में आए थे. तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सारे राजाओं के नाम हैं. ओके. इस पूरे रीजन को, बंगाल के इस पूरे रीजन को मल्लभूम कहते थे. और जो भी इस जगह का किंग होता था, राजा होता था, उसको उपाधि दिया जाता था मल्लदेव. तो हमारा जो ओरिजिनल सरनेम है वो सिंह है, और जो मल्लदेव है ये उपाधि है. राजाओं के डिस्क्रिप्शन, राजाओं के फोटो हैं ये, और अच्छा, उनके बारे में जब से शुरुआत हुई जब से जो शुरुआत हुई है. राजा मानसिंह जी ऑफ इनके आमेर के ये साथ जो सेनापति आए थे राजा सर्वेश्वर सिंह जी. अच्छा. तो इन्होंने जो लोकल ट्राइब्यूनल्स थे उनके साथ एक वॉर किया, फिर यहाँ के राजा बने ये. तो नॉर्थ इंडिया में कई सारे राजपूतों को भी नहीं पता है ये कि राजा मानसिंह जी को मुगल एम्परर अकबर ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान बनाया था. वो गवर्नर थे इस रीजन के. राइट. तो उन्हीं के समय हमारे जैसे कई सारे राजपूत फैमिलीज उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से और दिल्ली से बंगाल में आके बसे थे. तो हमारी एक कम्युनिटी है यहाँ पे जिसे हम बंगाली राजपूत कहते हैं. जी, जो राजा आनंद मल्लदेव थे, तो ये 9th राजा थे झारग्राम के. तो इन्होंने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए थे झारग्राम में. जैसे एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ था. उनके टाइम में एक इंद्र पूजा हुआ करता था यहाँ. ये सबसे बड़ा त्योहार होता था झारग्राम का. इस पूजा के दौरान राजा जो थे वहाँ पे वो अपना बजट डिक्लेयर करते थे. आज इस अनाज का दाम इतना होगा, गेहूं का दाम इतना होगा, चावल का दाम इतना होगा, भाव इतना होगा. और सारे जिनके भी जितनी भी प्रजा थी वो उनसे उस टाइम में पब्लिकली वो उनसे मिलते थे. ये राजा रघुनाथ मल्लदेव हैं, जो इनके ग्रैंडफादर थे राजा श्याम सुंदर मल्लदेव. इन्होंने अंग्रेजों के साथ बगावत किया था. हम जो हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में हुआ था, पर कहीं पे नेशनल हिस्ट्री बुक्स में ये मेंशन नहीं होता है कि 17th सेंचुरी में भी एक ऐसा बगावत हुआ था इस रीजन में, बंगाल में, जो कि झारग्राम, बांकुड़ा, पुरुलिया और मेदिनीपुर में हुआ था. यहाँ पे एक जगह है, इसका नाम है दुधकुंडी. तो दुधकुंडी में ये लोग यहाँ के आदिवासी सैनिकों से और हमारे साथ ये लोग हार गए थे. प्लानिंग की, फिर वो लोग मेदिनीपुर से पीछे वाले रास्ते से मेदिनीपुर से एंटर किया. और ये हुआ था कि हमारे पास जनरली उस समय में उनके पास कैनन्स थे, बंदूकें थे. हम इतने पावरफुल नहीं थे उनके तरह, तो हमने सरेंडर किया. कितना पुराना है ये बना हुआ? ये जो पैलेस बना था, ये जो न्यू पैलेस आप देख रहे हैं, ये 1922 में बना था. इसका जो आर्किटेक्चर है इटालियन और मिडिल ईस्ट मुगल स्टाइल में बना हुआ है. अच्छा, मिक्सचर ऑफ बोथ. मिक्सचर ऑफ बोथ. इसको हम लोग इंडो सारासनिक आर्किटेक्चर बोलते हैं. ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं राजा नरसिंह मल्लदेव. इन्हें ब्रिटिश लोगों ने नाइटहुड दिया था. अच्छा. तो इनको सर की उपाधि मिली थी उनको. जब ये झारग्राम के राजा थे
तो उन्होंने कई सारे सोशल वर्क्स एंड डेवलपमेंट्स किए थे। बॉयज़ स्कूल बनाया, एक गर्ल्स स्कूल बनाया। जस्ट आज़ादी से पहले उन्होंने एक कॉलेज बनवाया था उन्होंने, जिसका नाम है झारग्राम राज कॉलेज। वो अभी फंक्शनल है। अभी फंक्शनल है, पर वो गवर्नमेंट के पास ही है अभी। राइट। ये उन्होंने एक यंग विडोज़ के लिए एक आश्रम बनवाया था। अच्छा। तो यहाँ पे ये जो इंग्लिश लेडी आप देख सकते हैं, ये गवर्नर ऑफ बंगाल की वाइफ हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे मिट्टी का जो आर्ट होता है। अच्छा। यहाँ का ये इस रीजन का जो टेराकोटा आर्ट बहुत फेमस है। ये आप जब जाएंगे बिष्णुपुर में जितने भी मंदिर बने हुए हैं ये बर्न टेराकोटा से ही बना हुआ है। और कहते हैं कि उनका कुछ रिलेशन आपकी फैमिली से भी है, वो बिष्णुपुर के मंदिरों जी का? जी जी जी। जो ये पूरा किंगडम था, इसका कैपिटल बिष्णुपुर में था ये पहले। वहाँ पे कई सारे टेराकोटा टेम्पल्स बने हैं जो कि आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। म्यूज़िक में, क्लासिकल म्यूज़िक में एक आपका बिष्णुपुर घराना भी हुआ करता है। और ये सब के सब चीज़ें मुग़ल एरा के टाइम में ही हुआ है। जो लोग ये कहते हैं कि जो मुगल्स थे उन्होंने इंडिया के जो ट्रेडिशनल आर्ट्स और जो ट्रेडिशनल रिलीजन को सप्रेस किया है, मैं तो मानता हूँ ये पूरा का पूरा सब गलत है। ये राइट। अदर आप कहते हैं वो मंदिर, वो आर्ट, वो म्यूजिक, वो सब उस टाइम डेवलप हुआ, उसी समय डेवलप हुआ था और आप लोगों ने उसको प्रमोट किया। हमने उसे प्रमोट किया। हम हिंदू राजा थे, पर हमारे ऊपर जो थे वो दिल्ली के मुगल बादशाह थे, क्योंकि ये पूरा का पूरा बंगाल मुगल साम्राज्य का हिस्सा था। एक और आपको एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे राजा नरसिंह मल्लदेव, वो बहुत सेक्युलर किंग थे। तो उस समय उन्होंने मंदिर के प्रॉक्सिमिटी में ही, मंदिर के पास में ही उन्होंने मस्जिद बनाने के लिए लैंड डोनेट किया था। और मंदिर के पीछे वाले एरिया में कुछ अबाउट 500-600 मीटर्स दूर उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को भी जगह दी थी, चर्च और एक चैरिटेबल वर्क करने के लिए। आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर राजा नरसिंह मल्लदेव थे, मुझको लगता है बड़े रिफॉर्मर थे। जी बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने एजुकेशन की बात करी, स्कूल्स बनाए, मतलब गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए कॉलेज बनाया, विडोज़ के लिए होम बनाया, उनको ट्रेनिंग्स दी। ये हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हुए उनके वर्शिप प्लेसेस बनाए। तो मुझको लगता है कि वो तो यही नहीं, उन्होंने इस पूरे झारग्राम टाउन को एक मॉडर्न प्लान टाउनशिप में कन्वर्ट किया था उन्होंने। आप जैसे झारग्राम में जाएंगे तो देखेंगे पूरा जो झारग्राम है ये पूरा एक प्लान टाउनशिप है। हम द चौक में इस वीडियो के ज़रिए कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग झारग्राम के बारे में जानें, इसकी ब्यूटी देखें और एक ट्राइबल लाइफ की भी ब्यूटी देखें। ऑब्वियसली। और यहाँ का जो खाना है, कल्चर है, आपके साथ वो पूरे दिन में एक्सप्लोर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि व्यूअर्स इसको देखें, समझें। ये आउट हाउस है, ये इसे हम रॉयल गेस्ट हाउस कहते हैं। जो ब्रिटिश गेस्ट्स आया करते थे उनको यहाँ पे अकोमोडेशन दे के उन्हें एंटरटेन किया जाता था। तो हमें आज ये सौभाग्य प्राप्त होगा जी 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 कि जहाँ दूसरे राज्य के राजा महाराजा आते थे, हमें भी वहाँ रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसका बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। आपकी वजह से। थैंक यू सो मच। Yeah. एयरफील्ड झारग्राम जी ये जी कहाँ जी। पर है? जी एक्चुअली क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे अंग्रेज़ों ने जितने भी इंडिया के राजा महाराजा थे सबसे रिक्वेस्ट किया था कि वो ब्रिटिश एम्पायर को वो हेल्प करें। तो उस समय मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे राजा नरसिंह मल्लदेव, उन्होंने एक जो अलाइड फोर्सेस थे, अमेरिकन्स, ब्रिटेन, ये सारे जो अलाइड फोर्सेस थे उनके लिए उन्होंने एक एयरफील्ड कंस्ट्रक्ट किया था झारग्राम में। झारग्राम में। जी ये अभी एयरफील्ड है? ये एयरफील्ड अभी अबैंडन्ड है। चलिए, ये भी कुछ शायद उसी एयरफील्ड ये अमेरिकन प्लेन्स हैं। Right. आप देख सकते हैं ये अमेरिकन प्लेन्स के पुराने फोटोग्राफ्स हैं। तो ये पुराने ज़माने के फ़ोन्स हैं। मैं इसको देख सकता हूँ? आप ज़रूर देख सकते हैं। उसे ऐसे कान में लेके ऐसे बात करते थे। लेकिन बात नहीं कर सकते, पोस्ट तो हम कर सकते हैं कम से कर कम। सकते हैं, yes। कि क्या टाइम रहा होगा? ये कौन से ज़माने का है? ये वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 टाइम का है। ये उसी टाइम में 1920s उसी टाइम का है। चलता है अभी ये ये? ग्रामोफोन है, कभी कभी चलता है, कभी कभी।
अब तो सब यूज पर करना ये ही बंद हाथ कर से दिया। चलने ये वाला हाथ है। से घुमा के इसमें डिस्क देके इसमें गाना सुना जाता है। डिस्क्स हैं अभी वो? कुछ हैं, अलमारी में होंगे कुछ। और ये एक रेडियो है, रेडियो। फिलिप्स का रेडियो, वर्ल्ड वॉर के टाइम का, जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर यहाँ के जितने भी लोग थे वो लोग वर्ल्ड वॉर का न्यूज़ सुनने के लिए ये रेडियो का यूज़ किया करते थे। हिस्टोरिकल। ये हम यहाँ पे वो सनद भी देख रहे हैं कि जिसके ज़रिए वाइस रॉय ऑफ इंडिया ने आपको मेरे ख्याल से वो राजा का टाइटल राजा का आपके टाइटल वापस दिया था शायद। बीच में तो शायद आप लोगों से जब आप लोगों ने बगावत करी तो फिर ले लिया, फिर वापस दिया, ऐसा कुछ? नहीं, उस समय ये हुआ था कि जमींदार बना के भी उन्होंने राजा का टाइटल तो ज़रूर दिया था, पर अच्छा। जो भी इनहेरिटेंस से राजा बनता था उसको ये लोग एक पर्सनल डिस्टिंक्शन देते थे राजा का। इसमें न्यू दिल्ली और स्टैंप लगा हुआ है 8 जून 1944 का। यस। और वो राइटिंग टेबल है। नहीं, ये दिस इज अ जर्मन ऑर्गन। दिस इज ये पियानो, आप उसको यूज़ भी कर सकते ओह ब्यूटीफुल। हो। इफ यू नो टू प्ले अ पियानो यू कैन यूज़ इट। I don't know how to play a piano, but I will pretend that I know how to play a piano. मेरे ख्याल से वो चल नहीं रहा शायद। नहीं, नीचे आपको पैर से दबाना होगा आपको। क्या दबाना होगा? पैर से दबाना पड़ता है ओह अच्छा। उसको, पैर से जाके ओह। पंप करना पड़ता अच्छा, ये पैर से भी दबता था और ऐसे भी? है। यस, मैकेनिकल। इंटरेस्टिंग। जब हम वापस पहुंचेंगे ना, मुझको लगता है एक पियानो की क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम इतने पैलेसेस में जा रहे हैं और पियानोज आ जाते हैं हर बार, तो कुछ तो सीखना होगा। ये पिक्चर किसकी है? ये पिक्चर गवर्नर ऑफ बंगाल की है। तो ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं और ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं जो कि उन्हें इस बिल्डिंग में रिसीव कर रहे हैं। यही सेम बिल्डिंग? यही सेम बिल्डिंग। थैंक यू। आपकी फैमिली का यहाँ पे राजनीति में भी रोल रहा है। बिल्कुल। वो राजनीति में भी रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें अगर आप बताएं कि क्या क्या कैसे। ग्रेट ग्रैंडफादर आपके यहाँ पे एमपी थे? राजा नरसिंह मल्लदेव। ओके। उनके बाद मेरे ग्रैंडफादर भी यहाँ के एमएलए रहे हैं वो, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे। राजीव गांधी जी के बहुत क्लोज थे वो। जब राजीव गांधी जी यहाँ पे आए थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तब ये पूरे मेदिनीपुर में बाढ़ आई थी। तो उस समय जब वो हेलीकॉप्टर में इंस्पेक्शन कर रहे थे फ्लड्स का, तो उनके साथ मेरे दादाजी ही थे। अच्छा, अभी आप किस पार्टी से एसोसिएटेड हैं और उस मतलब उसमें क्या रोल रहा मेरे है? फादर तृणमूल पार्टी में हैं। वो झारग्राम नगर पालिका के मेयर भी रह चुके हैं। तो मैं भी अपने पिताजी के साथ ही तृणमूल पार्टी में ही हूँ। तृणमूल यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट का काम कर भी रही है वेस्ट बंगाल में, सुनने में आता है। हम तो सुन रहे हैं, हालांकि ऑपोजिशन कहती है कि नहीं कर रही है, वो कहते हैं हम कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, एक समय था जहाँ पे यहाँ पे वामपंथियों का राज हुआ करता था 33 साल, 1977 से लेके 2011 तक। तो उस समय क्या हुआ था कि वामपंथियों का जो नीति था वो सिर्फ कलकत्ता में डेवलपमेंट करने का था। वो लोग जो कलकत्ता के बाहर जितना भी रूरल एरियाज़ है बंगाल में, वो सबको मूर्ख बना के रखना चाहते हैं। वो लोग सबसे पहले यहाँ पे आके शोषण करना स्टार्ट किया। यहाँ के पुराने, जो बंगाल के पुराने जो एरिस्टोक्रेटिक रॉयल फैमिलीज़ हैं, हम लोगों पे अत्याचार किए गए थे, हमारे ज़मीन लिए गए थे, और जितने भी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको वो लोग मार देते थे। जो भी उनके पार्टी के खिलाफ खड़ा होता था, जो भी कुछ बोलता था, कई सारे हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए हैं। मार ही दिया? उनको मार देते थे। ऐसा होता था, मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। जब चुनाव का समय होता था, जो सीपीएम के जो कार्डर्स हुआ करते थे वो सुबह 6 बजे पोलिंग बूथ्स पे पहुँच जाते थे, और वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, जो सीपीएम का जो बटन हुआ करता था, जो ईवीएम में बटन हुआ करता था, वहाँ वो लोग इत्र लगा दिया करते थे वो लोग। और जो भी लोग यहाँ पे, यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, जो यहाँ पे जब वोट देने के बाद जब वो लोग पोलिंग बूथ से निकलते थे,
वहाँ के वो वामपंथी जो गुंडे होते थे, वो उनका ये जो उंगली होता था उससे सूंघते थे वो लोग। अभी हम जिनके भी उंगली से खुशबू नहीं आती थी, वो या तो तृणमूल को वोट दिया होगा या तो वो कांग्रेस को वोट दिया होगा। फिर उनको वो लोग गाड़ी में बिठा के उन पे अत्याचार किए जाते थे, उनके उंगलियां काट दिए जाते थे, कई लोगों के बाजुएं काट दिए जाते थे। ऐसे रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स हैं। ऐसा हुआ था कि 2011 में ममता जी मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसे कई लोगों को उन्होंने बुला के उनको पब्लिक के सामने वो लाए थे, और उनके साथ जो अत्याचार हुआ था वो मीडिया पब्लिक के सामने सब उन्होंने ममता जी ने सबके सामने रखा था। उस टाइम वामपंथियों ने ये भी किया था, मीडिया को भी सेंश्योर कर दिया था उन्होंने। हमारे जबरदस्ती बात है, आपने जो इंसिडेंट बताया, अभी हम पीछे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट मिस्टर जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट रौनक खत्री का इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने भी बताया कि वहाँ जो वोटिंग चल रही थी तो एक कॉलेज में ईवीएम के एक बटन पे स्याही ज़्यादा लगा दी, तो ताकि जो नए स्टूडेंट्स आ रहे थे उनको ये लग रहा था कि ज़्यादा बटन यूज़ हो रहा है, वो वहीं पे प्रेस करे जा रहे थे। तो एक ये नई टेक्निक अब पता चली कि इत्र लगा दिया जाता था और वो बाहर उससे स्मेल करके पता कर लेते थे कि किसको वोट हुई। खैर, अभी तृणमूल कांग्रेस में आपका और आपके पिताजी का क्या रोल है? जी, मेरे पिताजी ममता जी के बहुत ही, मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके दादा ने इतना कंट्रीब्यूशन किया इस इलाके के लिए, स्कूल्स बनवाए गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, कॉलेज बनवाया, विडो होम बनवाया, एयरफील्ड बनवाया, जो इतना सब कंट्रीब्यूशन है, तो जिस फैमिली ने इतना कंट्रीब्यूट किया है, लोगों से जुड़ाव भी है, पब्लिक भी अच्छे से कनेक्ट करती है, क्योंकि फिर राजा ऐसा नहीं है कि जो अत्याचार कर रहा है, राजा ऐसा है जिसने सब कुछ दिया है। तो उसमें फिर आज की डेट में आपका क्या रोल है? देखिए, मेरे पिताजी जो बिलीव करते हैं कि सिंप्लिसिटी इज स्टाइलिश एंड ऑप्यूलेंस इज नॉट फैशनेबल। सिंप्लिसिटी इज स्टाइलिश, ऑप्यूलेंस इज नॉट फैशनेबल। यस, ममता जी भी सिंप्लिसिटी में ही बिलीव करते हैं, वो भी बड़े सिंपल ही हैं। ये दिखता तो बिल्कुल है। इनफैक्ट मुझको लगता है कि वो कुछ कपड़ा भी ऐसा है, वो जो साड़ी होती है वो बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल साड़ी पहनते हैं वो साड़ी में, और बहुत सिंप्लिसिटी से वो अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि जब वो ऑपोजिशन में रह के स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने बड़े अत्याचार सहे। मैं अपने सवाल को फिर रिपीट करता हूँ कि आपका और आपके पिताजी का आज तृणमूल कांग्रेस में क्या रोल है? जी, हम लोग उनके, मतलब आप एमएलए नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं, बनना चाहते हैं या नहीं, कुछ एक आप में भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक सोच तो होगी कि भाई मैं भी सर्व करना चाहता हूँ अपने लोगों को। तो क्या पिताजी और आप उसका वो एम रख रहे हैं और कहाँ पर हैं अभी आप? जी, मेरे फादर जब तृणमूल यहाँ पे बंगाल में आई तब वो नगर पालिका के मेयर थे और अभी भी वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पे, और उनके साथ साथ मैं भी उनको इस पॉलिटिक्स में और सोशल वर्क में हेल्प कर रहा हूँ। मैं जितने भी हमारे डोनेटेड और मेरे दादाजी और परदादाजी के जो कंट्रीब्यूशंस है सोशल डेवलपमेंट के लिए है, वहाँ पे भी हम एक्टिवली जुड़े हुए हैं। हम वहाँ भी जाके कंट्रीब्यूशन करते हैं, हम लोग अपना टाइम देते हैं। और अभी भी यहाँ पे जैसे लोगों का डेवलपमेंट हो सके, कुछ चेंज हो सके, आई बिलीव इन चेंज मेकिंग। मैं चाहता हूँ कि ये जगह डेवलप हो, सिर्फ टूरिज़्म में ही नहीं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी बने, डेवलपमेंट भी हो, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़े। ट्राइबल्स जो होते हैं वो अमूमन मोर और लेस अपने लैंड से बहुत अटैच्ड होते हैं, अपने फॉरेस्ट से बहुत अटैच्ड होते हैं। आपने इंडस्ट्री की बात करी, तो अब वो शायद उसके लिए बहुत वेलकमिंग ना हो, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उस तरीके से। अगर वो इंडस्ट्री, अगर वो बिजनेस सस्टेनेबल नहीं है तो मेरे हिसाब से उसे इंडस्ट्री लगाने का और बिजनेस करने का परमिट ही नहीं मिलना चाहिए। ट्राइबल्स के साथ में आपका कैसा कनेक्ट है? दूसरे राज परिवारों के तरह हमने कभी ट्राइबल्स का यहाँ पे शोषण नहीं किया। इसी के वजह से आज भी वो लोग हमें रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। अगर वो हमें सम्मान नहीं करते तो
राजबाड़ी में ट्राइबल डांस परफॉर्म करने के लिए भी नहीं आते। आज शाम को आप देखेंगे जो ट्राइबल डांस है उनका कितना सुंदर ट्राइबल डांस होता है। मैं आपको एक ट्राइबल हाउस होल्ड में ले जाऊंगा आज, वहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि ट्राइबल्स कैसे कुकिंग करते हैं। मज़ा आ जाएगा। मतलब अगर आप ये कराने वाले हैं तो इस यहाँ पे रहने का थ्रिल अलग है, पर वो जी, तो बिल्कुल। बहुत ही मज़ेदार होने मैं वाला है अगर आप आपको एक ट्राइबल होम ले जाएंगे एक तो। ट्राइबल घर में ले जाऊंगा और मैं आपको एक्सपीरियंस कराऊंगा कि उनका लाइफस्टाइल कैसे होता है। हमारे नॉर्थ इंडियन बेल्ट में फार्मिंग के अलावा मिल्क की बहुत अहमियत होती है, बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट होता है मिल्क, क्योंकि अभी मुझे आपके महल में या कहीं पेरिफेरी में नज़र नहीं आई है, इसलिए ये सवाल पूछा। तो फिर लोग यहाँ पे पीते क्या हैं? थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि 33 सालों में वामपंथियों ने यहाँ पे शराब पीने का कल्चर बड़ा बनाया। तो इसी वजह से, क्योंकि 33 साल वो शासन किए थे, इतना आसान नहीं है कल्चर चेंज करना। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ के जो लोग हैं ना, ये दूध से ज़्यादा शराब पीते हैं। और ये चीज़ है कि यहाँ पे ज़्यादा शराब पी जाती है जी, पर ये चीज़ है कि यहाँ के जो शराब हैं ये भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेडिशन एंड कल्चर। यहाँ पे भी जो शराब होती है ना, ये बड़े ऑर्गेनिक शराब होते हैं। अच्छा, वो खुद बनाई जाती है? वो खुद बनाते हैं, गांव में खुद बनाते हैं। एक फल होता है, कहते हैं महुआ बोलते हैं। वो महुआ को नेचुरली फर्मेंट करके उसकी उसका वो शराब बनाते हैं। और साथ में एक राइस बियर होता है उनका, जिसको हम हांडिया बोलते हैं। वो राइस को नेचुरली फर्मेंट करके बनाते हैं। पर क्या हुआ था कि वामपंथियों के समय में इसका डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इस पूरे नेचुरल फर्मेंटिंग प्रोसेस को हटा के उसको जल्दी फर्मेंट करने के लिए उसमें यूरिया दिया जाता था। माय गॉड। एंड दैट यूरिया इज़ वेरी वेरी बैड फॉर लिवर। ऑफ कोर्स। उसके वजह से कई सारे लोगों के डेथ्स हुए हैं यंग एज में। आपके ग्रेट ग्रैंडफादर यहाँ पे एमपी रहे, आपके ग्रैंडफादर यहाँ मिनिस्टर रहे, फादर मेयर भी रहे, और उससे पहले ग्रेट ग्रैंडफादर ने जितना सब इस इलाके के लिए काम किया है, स्कूल्स बनवाए, कॉलेज बनवाया, एयरफील्ड बनवाई, जितना सब काम किया है, तो आज की डेट में देखिए लोगों की सेवा जो है वो पॉलिटिक्स के ज़रिए की जाती है। मतलब हम पॉलिटिक्स को डिनाई नहीं कर सकते, वो एक पार्ट है। और जब अगर आप एमएलए या एमपी बनते हैं तो वो एक सर्व करने का तरीका है लोगों को। तो उसके बारे में आपका क्या सोचना है? मतलब मैं जैसे स्टडी कर रहा था, 4 सीट्स में से ये आपकी सीट भी जनरल है, तो उसके बारे में आपका क्या सोचना है? डेमोक्रेसी में राजनीति बहुत अच्छा तरीका है समाज सेवा करने का, लोगों को सर्व करने का। पर यह समाज सेवा तो हम पहले से ही करते आ रहे थे, अब भी करते हैं और फ्यूचर में भी करेंगे। तो अगर पार्टी हमें मौका देती है कुछ ऐसे काम करने के लिए, तो हम ज़रूर करेंगे। आपने कहा राजनीति, डेमोक्रेसी में राजनीति बहुत अच्छा तरीका समाज सेवा करने का, पर ये हर किसी की सोच नहीं होती। अलग अलग एलिमेंट्स राजनीति में आते हैं और उसको राजनीति को गलत तरीके से भी यूज़ करते हैं, और ये हमने बहुत देखा है, पूरे इंडिया में देखा है। ऐसा नहीं है कि हम यहीं की बात कर रहे हैं। गंदे एलिमेंट्स तो सब जगह होते हैं, यहाँ भी हैं। यहाँ पे भी लैंड माफियाज हैं, सैंड माफियाज हैं, जंगल काटने वाले माफियाज हैं। मेरा तो यही मानना है, अगर नेगेटिव एलिमेंट्स है तो मैं भी पॉजिटिव एलिमेंट बन के ही वहाँ पे लोगों का सेवा करूँगा। विक्रम जी, यूजुअली रजवाड़े क्या होता है, वो लेगेसी को एंजॉय करते हैं, लेगेसी को खाते हैं। आपके बारे में मैंने ये सुना कि आप दिल्ली में एनजीओ में वर्क करते थे, मतलब क्यों? आप तो आराम से आके यहाँ पे रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, पर ऐसा क्यों? आपने क्यों काम किया एक एनजीओ के साथ? देखिए, मैं कोई छोटा मोटा एनजीओ में नहीं था, मैं बहुत ही बड़े एनजीओ में जॉब करता था दिल्ली में, और मैंने वहाँ पे 7 से 8 साल वर्क किया है मैंने। क्योंकि राष्ट्र सेवा करना, देश सेवा करना, इट इज़ पार्ट ऑफ माई लेगेसी। इट वॉज फॉर माई ओन सेटिस्फैक्शन। इतना बड़ा स्टेट है ये जिसमें आप रह रहे हैं जी, बहुत सारे वर्कर्स हैं, वर्क फोर्स होगा, उसको मेंटेन करना, तो ये अपने आप में एक पूरा फुल टाइम जॉब हो गया होगा अब तो यहाँ पर आकर।
देखिए, समय देना पड़ता है और एक क्लैरिटी ऑफ थॉट रखूं कि मुझे पुराने चीज़ों को, अपने लिगेसी को किस तरह से प्रिजर्व करके रखना है, तो चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। आप चाहेंगे कि लोग आके झारग्राम इस पैलेस को और झारग्राम की रियलिटी को, ट्राइबल लाइफ को एंजॉय करें, देखें, समझें, बिल्कुल एक्सपीरियंस चाहें। करें? इस पूरे पैलेस को मेंटेन करने के लिए, यहाँ पे हेरिटेज अकोमोडेशन चलाने के लिए 30 एम्प्लॉयज़ हैं और सभी एम्प्लॉयज़ को अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। ये उन्हीं का एफर्ट है जो कि ये पैलेस इतने अच्छे तरह से प्रिजर्व हो रहा है और हमारे जो भी गेस्ट यहाँ पे आते हैं वो सेटिस्फाई होके जाते हैं, खुश होके जाते हैं। मेरे ख्याल से बिल्कुल आपने सही बात कही, खुश होके जाते हैं, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी फील आने लग गई है यहाँ पर ऑलरेडी। विक्रम जी, आप इस पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं जी, अगर कोई दिक्कत ना हो तो थोड़ा सा चाहे आपका भी कुछ स्पेस चल के देखें। ज़रूर, यू आर मोस्ट वेलकम। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ।